आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर एक बार फिर रियासती दर्जे की बहाली का मामला गर्मा गया है। सियासी एक तरह से यह मरकज बन चुका है। कांग्रेस ने अचानक जंतर मंतर पर धरना देकर रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा किया तो सियासी हलकों में जम्मू कश्मीर में हलचल मच गई है। बीजेपी ने इसे सियासी चाल करार दिया और कहा कि रियासती दर्जा अब कोई बड़ा मसला नहीं। तो दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्लाह नाराज हैं कि कांग्रेस ने न मशवरा किया न उन्हें एतमाद में लिया। उधर कांग्रेस के वकार रसूल वानी ने तंजन कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इख्तिदार के मजे ले रही है, रियासती दर्जे का मसला भूल गई है। जबकि बीजेपी की प्रिया सेठी ने दोनों जमातों पर यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम लगाया है। ऐसा लगता है कि जैसे जम्मू कश्मीर का रियासती दर्जा अब एक सियासी हथियार बन चुका है, एक ऐसा इशू जिस पर हर जमात अपनी सियासत चमकाना चाहती है। मगर आवाम के दिल में एक ही सवाल है कि क्या हमारी शिनाख्त सिर्फ सियासी नारा बनकर रह गई है या इस पर वाकई में पूरी ईमानदारी के साथ काम हो रहा है। क्या जम्मू कश्मीर में जब रियासती दर्जे को लेकर इंतखाबात के वक्त सभी पार्टियों ने रियासती दर्जा स्टेटहुड को अपना मुद्दा बनाया था, लेकिन आज इस पर आवाज बटी हुई क्यों है? या क्या वाकई में कांग्रेस ने इस पूरे इशू को एक तरह से हथिया लिया है और कांग्रेस इस इशू को उठाने में एक तरह से कामयाब रही है? आज इसी को हम JKLH प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। We're not here to boo. We're not here to beg. It is our right as Indians. तो जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन एक बार जब दिल्ली में पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू हुआ उससे पहले राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को बाकायदा जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा देने को लेकर खत लिखा और इसके बाद जम्मू कश्मीर कांग्रेस जो यूनिट है वो एक तरह से हरकत में आ गया। उसने श्रीनगर और जम्मू में बाकायदा स्टेटहुड को लेकर एहतजाज और प्रोटेस्ट किया और उसके बाद जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक मार्च किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने रियासती दर्जे की मांग को लेकर जबरदस्त एहतजाज किया और आज भी दिल्ली में बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी पार्टियों के यानी इंडिया अलायंस के जो लीडरान थे वो भी मौजूद थे और इस मीटिंग में भी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे की बहाली को लेकर जोरों शोर से आवाज उठाई गई। लेकिन इस रियासती दर्जे को लेकर जिसकी पहल एक तरह से अब मौजूदा वक्त में कांग्रेस ने की है, इसमें क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस या PDP जैसी जो पार्टियां हैं वो पिछड़ गई हैं या बीजेपी इसे महज एक ड्रामा बता रही है? बीजेपी कह रही है कि ये तो कोई इशू ही नहीं है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही इसका वादा कर चुके हैं और सही वक्त पर सही समय पर यह वादा पूरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर को यूटी से एक बार फिर से स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा यानी रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए कि CM उमर अब्दुल्लाह का यह बयान कि इस इतने बड़े इशू पर कांग्रेस ने उन्हें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई और उनसे मशवरा तक भी एक तरह से नहीं लिया गया और इसी पर हम चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमान का मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ जावेद हसन बेग साहब हैं जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के MLA भी हैं बारामूला से और सीनियर लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद हसन बेग जी, सर बहुत इस्तकबाल है आपका न्यूज़ 18 JKLH में। मैं जावेद हसन बेग जी सर शुरुआत यहीं से करना चाहूँगा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस रियासती दर्जे का जो इशू है उसको उठाने में इस वक्त एक तरह से नाकाम हो गई? क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तो इसी मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था जब असेंबली के चुनाव हुए थे, लेकिन अब कांग्रेस के साथ तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं नजर नहीं आ रही है इस पूरे इशू में। देखें, जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुक है, जब 2025 में जो 2024-25 का जो असेंबली इलेक्शन हुआ जी, उसमें उसके बाद हमने यहाँ एक हुकूमत बनाई है जिसकी सरबराही हमारे उमर साहब कर रहे हैं
और पहली ही कैबिनेट मीटिंग में हमारी कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। तो ये कहना कि ये किसी ने हाईजैक करने की कोशिश की है, हो सकता है ऐसा सच भी हो, लेकिन ये हमारी हुकूमत ने जो पहला ही रेजोल्यूशन पास किया था वो कैबिनेट का रेजोल्यूशन था जो स्टेटहुड बहाल करने का था। उसके बाद आज तक जितनी भी मुलाकातें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के दरमियान हुई हैं, या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब के साथ हुई हैं, या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जिस मिनिस्टर से भी मिले हैं, या जब भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब कश्मीर के दौरे पर आए हैं, तो हर एक प्लेटफार्म जो भी मैसर रहा है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को, उन्होंने स्टेटहुड का इशू उस पे रेज किया है। और फिर असेंबली के अंदर भी हमने इस पे रेजोल्यूशन लाया कि जम्मू कश्मीर में असेंबली का ये जो स्टेटहुड है इसका दर्जा बहाल किया जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको हुकूमती सतह पर भी और सियासी सतह पर भी और एक इंस्टीट्यूशनल जो एक मैकेनिज्म है, एक असेंबली का इंस्टीट्यूशन हमारा है, उसके जरिए भी इस मसले पर भी है। तो ये जी, तो जिस तरह से जावेद हसन जी की आवाज़ हम तक पूरे तौर से नहीं आ पाई, दोबारा से वो हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि मुद्दा तो पहले से ही नेशनल कॉन्फ्रेंस उठाती रही है और आज भी इस मुद्दे को नेशनल कॉन्फ्रेंस उठा रही है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसी पूरे मुद्दे को लेकर एक तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली का चुनाव लड़ा था और बाकायदा उसकी सरकार भी बनी, और आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो स्टेटहुड का ही मसला है। जावेद हसन बेग जी दोबारा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद हसन बेग जी, सर माफ कीजिएगा, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही थी। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी जी। मैं थोड़ा माजरत खा इसलिए हूं कि यहाँ आज मौसम की खराबी की वजह से नहीं, कोई बात नहीं सर, जी जी, समझ सकते हैं। तो जी जी। मैं आपसे आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था कि जो ये स्टेटहुड का मामला है, इसमें सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है। जब सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पे बहस हो रही थी, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक तो फैसला उन्होंने सादिर किया कि 1 साल के अंदर अंदर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवा दिए जाए, दूसरे पर भी वो रूलिंग देने वाले थे कि इनका स्टेटहुड का दर्जा बहाल किया जाए, क्योंकि आपने जिस तरीके से स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने नहीं कहा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी कौन सी गुंजाइश निकलती थी। उस पर हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने हुकूमत की तरफ से जावेद साहब ये तमाम चीजें तो जो चीजें आप बता रहे हैं ये तमाम चीजें तो माजी में हुई है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि रियासती दर्जा बहाल किया जाए, वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा है कि वक्त आने पर बहाल किया जाएगा, लेकिन इसमें जो देरी हो रही है और कांग्रेस जितनी तेजी के साथ इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया है, श्रीनगर में कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया, जम्मू में प्रोटेस्ट किया, दिल्ली मार्च कांग्रेस ने किया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे में कहां पर है, मैं ये समझना चाह रहा हूं। तो इससे पहले मैं बात कर रहा था, उसमें मैंने वजाहत नहीं की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का इसमें क्या रोल है। मैं तो उसके ऑलरेडी वजाहत कर चुका हूं जी। मैंने आपके शो में ये नहीं कहा कि हमने सबसे पहले कैबिनेट के थ्रू ये फैसला किया, उसके बाद मैंने ये आपसे अर्ज नहीं किया कि हमारे तो अब आप लोग इंतजार कर रहे हैं, अब आप इंतजार कर रहे हैं कि अब ये केंद्र की तरफ से होगा, सेंटर की तरफ से नहीं। ये तो एक सुप्रीम कोर्ट की क्लियर कट डायरेक्शन है, ऑब्जर्वेशन है कि जम्मू कश्मीर में रियासत का दर्जा बहाल करें। और ये तो हैरत की बात है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े और क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन की जब डायरेक्शन हो कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद आप रियासत का दर्जा बहाल करें, फिर उसमें जो डिले हो रहा है ये तो एक इंस्टीट्यूशनल फेलियर है ना। तो लिहाजा ये कांग्रेस है। जी जी, जावेद साहब, उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा कि इस मामले पर कांग्रेस ने उन्हें एक तरह से कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। उन्हें तो पेपर से पता चला, अखबार देखकर पता चला कि कांग्रेस इतना बड़ा एहतजाज और प्रोटेस्ट कर रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि इस पर कांग्रेस के एक लीडर का बयान आया कि उमर अब्दुल्ला तो अब अपनी सरकार में मस्त हो गए, वो तो अब इख्तिदार के मजे ले रहे हैं, उन्हें अब स्टेटहुड या अब इसकी कोई एक तरह से अब परवाह नहीं है इस इशू की। नहीं, देखें, कांग्रेस के किस आदमी ने ये बात कही है, आप भी उसका नाम नहीं जानते, मैंने भी उसका नाम नहीं सुना है। लिहाजा ऐसे आदमियों की ऐसे आदमियों की बात पे क्या तबसरा किया जाए जिसका नाम भी आपको मालूम नहीं और ना मुझे मालूम है। नहीं, मुझे नाम पता है।
नहीं नहीं, जहां मुझे तक मुझे कांग्रेस की मुझे उनका नाम पता है, मैं नाम बता भी सकता हूं क्योंकि जहां उनका तक बयान चल कांग्रेस रहा की है। नेटवर्क 18 पर देखें, उन्होंने बयान भी दिया है, न्यूज उमर 18 पर साहब वकार रसूल वानी का यह बयान है कि उमर साहब उमर अब्दुल्ला को जहां कोई तक परवाह नहीं है स्टेटहुड की, वो तो उमर सत्ता का मजा ले रहे हैं। उमर साहब का जो कांग्रेस के साथ राब्ता है वो हाईएस्ट लेवल पर है, वो सोनिया जी की लेवल पर है, वो राहुल गांधी साहब की लेवल पर है। तो लिहाजा वो जो उनके वहां हमारे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है राज्यसभा में उस लेवल पर है। इसलिए जब कांग्रेस ने पिछली बार चिट्ठी लिखी थी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को कि जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाल कर दिया जाए, उसमें उमर साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है। सो हम जो उमर साहब ने ये कहा होगा कि कांग्रेस की हाईएस्ट लीडरशिप ने उनको जो ये कांग्रेस इस वक्त दिल्ली में कर रही है इसमें उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, इसको उसी हद तक रहने देना चाहिए। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि वो हुकूमत का मजा ले रहे हैं, मेरा अंदाजा है ये वो एमएलए साहब होंगे जिनके खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक एमएलए ने इलेक्शन जीता है। जाहिर सी बात है उनको गुस्सा है कि जिस तरह हमने बाकी जगहों पर कांग्रेस को ये 5 सीटें जितवाने में रोल अदा किया है, उनको दुख इस बात का है कि उनको हमने सीट क्यों नहीं छोड़ी। बहरहाल अगला इलेक्शन है, उस वक्त तो उमर साहब से दरखास्त कर सकते हैं। अब ये तो आप लोगों का देखिए, ये तो आप लोगों का अंदरूनी मामला है क्योंकि आप लोग इंडिया ब्लॉक के साझेदार और अलायंस का हिस्सा भी हैं, आप लोग कहीं ना कहीं इत्तेहादी भी हैं, और अब इस मसले पर एक साथ नहीं, ताज्जुब इस पर हो रहा है। मैं दोबारा से आता हूं जावेद हसन बेग साहब। मेरे साथ इस वक्त एक और बहुत खास मेहमान एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी, यूथ प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदित्य गुप्ता जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज 18 जेकेएलएच पर। आदित्य गुप्ता, क्या जो स्टेटहुड का मुद्दा है, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस ने इस इशू को एक तरह से भुना लिया है, या वो भुना रही है इस इशू को? क्योंकि अभी भुना तो नहीं लिया है क्योंकि अभी स्टेटहुड मिला नहीं है, लेकिन जिस तरह से जोरों शोर से कांग्रेस इस पूरे इशू को उठा रही है, क्या पीडीपी इसमें पीछे रह गई, आप लोग पीछे रह गए? नहीं, अब वो काफी स्ट्रेंज सी बात है कि 370 और 35 से दोनों ही रियासत को दिए थे कांग्रेस ने, और पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर, ये लोग सब आर्किटेक्ट थे इस कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसने आर्टिकल 370 और 35 से दिया था जी। आज उसको भुलाकर उसके लिए जंग लड़ी कांग्रेस ने। जब एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था पूरे देश में कि आर्टिकल 370 से की वजह से मिलिटेंसी है, आर्टिकल 370 रीजन है जिस वजह से जम्मू कश्मीर की तरक्की नहीं हो रही है, जब ये नैरेटिव सेट हो रहा था तो कांग्रेस चुप रही है। और आज कांग्रेस उस चीज को एक नॉर्मलाइज करके स्टेटहुड की अपनी जो डिमांड को आगे लेकर आ रही है, बिकॉज दे हैव बेसिकली फील्ड। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के आगे बेसिकली अपने आप को ये दिखा दिया है कि कांग्रेस फेल हो गई है, जिस चीज को कांग्रेस ने ही हमें दिलाया था। इसका मतलब ये हुआ ना कि कांग्रेस रिग्रेट्स गिविंग आर्टिकल 370, दे वर नेवर इन सपोर्ट ऑफ, दे शुड से इट। एक ही बारी उठ के करा साहब को उठ के कहना चाहिए कि वो नहीं मानते 370 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए 35 से। गुलाम हसन मीर साहब को कहना चाहिए, जम्मू में रमन भल्ला साहब को कहना चाहिए, दे शुड से इट। और स्टेट की जहां तक बात रही, एक काफी अजीब सी बात है, स्टेटहुड का एक वेपन यूज किया जा रहा है कि अगले 5 साल या जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा रियासत। ये काफी स्ट्रेंज सी चीज है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का अपना एक दायरा है, अपना एक दायरा इलेक्टेड गवर्नमेंट का। अगर दोनों ही काम करें अपना तो जम्मू कश्मीर के अंदर हालत नहीं हो, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये हालत हो गई। अभी मैं सुन रहा था नहीं, तो इस इशू को मैं ये कह रहा था आदित्य गुप्ता जी कि जिस तरह से कांग्रेस ने इस इशू को उठाया, श्रीनगर, जम्मू और उसके बाद दिल्ली तक कूच किया, इस इशू को लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया। पीडीपी भी तो उठा सकती थी। पीडीपी का ये आप लोगों का ये इशू था असेंबली के चुनाव में, और उससे पहले भी, उससे बाद भी, बल्कि आप लोग ये चाहते थे कि पहले स्टेटहुड हो, उसके बाद चुनाव कराया जाए। तो पीडीपी भी तो इस तरह से सड़कों पर निकल सकती थी, प्रोटेस्ट और एहतजाज कर सकती थी। इवन आप लोग कांग्रेस के साथ भी आ सकते थे। देखिए, इस टाइम पे अगर आप देखेंगे तो स्टेटहुड जो है वो एक कैमोफ्लेज की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इस टाइम पे अगर आप सड़कों पे उतरे, इस टाइम पे आप ये रियलाइज नहीं कर रही है कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस कि इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑल टाइम हाई है, ड्रग मेनेस हुआ है, माइनिंग माफिया है, रिजर्वेशन का इशू है, इस टाइम पे आपकी रिक्रूटमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। ये सब कुछ तो लोगों के बेसिक इश्यूज हैं, बिजली के इश्यूज हैं, पानी के इश्यूज हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे कहां उठा रही है? मैं आदित्य गुप्ता जी यही तो समझना चाह रहा हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसे कहां उठा रही है? इसे तो कांग्रेस उठा रही है, और इस पर तो उमर अब्दुल्ला नाराज भी है। कांग्रेस उठा जी, उमर अब्दुल्ला साहब देखें,
हाँ। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखें पिछले 9 महीने की, जी जी 9 महीने में 8 महीने से जितने गुलदस्ते और जितनी पाम ग्रीजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की उमर साहब ने की, वो किसके लिए की है? उनको स्टेटहुड चाहिए। कांग्रेस ने इस महीने में उठ के वहां चले गए दिल्ली। उमर साहब का नाराज होना कि आप नहीं देख सकते वो क्यों हो रहे हैं? वो नाराज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो उनको लगता था कि वो फ्लैग बियरर थे। फैक्ट तो ये है कि ये एजेंडा जो है ये बीजेपी का एजेंडा है, स्टेटहुड। बिकॉज स्टेटहुड के ऊपर की दायरे में ही आर्टिकल 370 और 35A की बात को खत्म किया जाए। सिर्फ गवर्नेंस की जो है, जो आपके अपने इख्तियार हैं, जैसे अगर नॉर्थ हिमाचल के अंदर राइट्स हैं, स्पेशल राइट्स आपके यहाँ से, वो तो सब कुछ छोड़ दिया जा रहा है ना। आदित्य गुप्ता जी, मतलब आपके कहने का मतलब यह है कि यह मिली भगत है एनसी और कांग्रेस की, 370 पर बात ना हो और इस तरह से बेरोजगारी या उमर अब्दुल्ला की सरकार जो काम नहीं कर पा रही, इस पर, इन इश्यूज पर चर्चा ना हो, ये मिली भगत है एनसी और कांग्रेस की। मैं इसका जवाब लूंगा। मेरे साथ आरएस पठानिया जी, बीजेपी एमएलए भी है और स्पोक्सपर्सन भी है, हमारे साथ चर्चा में जुड़ गए, उनका भी स्वागत कर लेता हूं। और उसके बाद आदित्य गुप्ता जी, अब बात रखिए, जो सवाल, जो चीज आप कह रहे थे कि दरअसल आपको यह मिली भगत लग रही है एनसी और कांग्रेस की। पावर में बैठे हुए हैं, काम कोई और चीज नहीं है। हर चीज का आर्गुमेंट क्या है? स्टेटहुड नहीं है। हर चीज का आर्गुमेंट ये है, स्टेटहुड नहीं है। और स्टेटहुड के एवज में जो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को कॉम्प्रोमाइज किया, आपको मिला क्या है? सरकार, कांग्रेस और एनसी की सरकार को मिला क्या? कोई बिजनेस रूल्स नहीं है। उनके अपने एमएलए कहते हैं, जो अभी आपके पैनल पे थे, वो खुद कहते हैं कि लोगों के पास जाकर माफी मांगनी पड़ेगी मुझे। एडवोकेट जनरल तक नहीं है स्टेट का। डिटेंशन जो है वो वैसी की वैसी हैं। डिटेंशन अब ऐसी हालत हो गई कि चीफ मिनिस्टर खुद डिटेन होना शुरू हो गए। ये दिस इज ऑल दैट दे हैव गॉट। बिकॉज अगर उनके पास लोगों का मैंडेट है, लोगों का काम करना है, आप लोगों का काम कीजिए। दैट इज ऑल्सो द प्रायोरिटी ऑफ इट। व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ इज जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेटहुड को एक कैमोफ्लेज की तरह यूज किया जा रहा है, और एट द सेम टाइम इट्स एक किस्म का डमरू है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बजा रही है, और सारे का आदमी नाच रहा है उसके आसपास। फैक्ट ये है कि आरएस पठानिया जी, देखिए आदित्य गुप्ता जो कह रहे हैं कि ये डमरू है जिसे केंद्र सरकार बजा रही है और सभी नाच रहे हैं। अब बीजेपी तो इसे इशू ही नहीं मान रही है, और आदित्य गुप्ता ये कह रहे हैं कि बीजेपी का काम, दरअसल इस तरह का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इससे बीजेपी का काम आसान हो रहा है। अब जो मुद्दा 370 या 35A का था वो दब गया। जी अबू जी, आपसे पिछले दिन भी मैं इसी विषय पे डायरेक्ट जुड़ा था जी। बिना विषय के, बिना एजेंडे के, बिना ही किसी एक लॉजिक के कांग्रेस ने एक देशव्यापी कार्यक्रम बना के ये नया तमाशा खड़ा करने की कोशिश की है। मैंने कहा आश्वस्त रहें जम्मू कश्मीर के लोग, और जम्मू कश्मीर के लोग ये जानते हैं, ये मानते हैं और ये समझते भी हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत है और जम्मू कश्मीर रियासत ही रहेगा। अच्छा पठानिया जी, अच्छी बात यह कि जो बात आप कह रहे हैं ना कि ये ड्रामा, इसे पीडीपी भी इसे ड्रामा ही मान रही है, आदित्य गुप्ता भी इसे ड्रामा मान रहे हैं। जी जी जी, मैं वही आपको बता रहा हूं कि ये ड्रामेबाजी कांग्रेस मत करे। कांग्रेस को पूछना है, मैं फिलहाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों जो इंडिया अलायंस के गठबंधन है, मैं पूछना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि धारा 370 जी में पावर, वॉइस थोड़ा सा कट के आपकी आ रही है। जी जी, क्लियर वॉइस नहीं आ रही। वॉइस वापसी के विरुद्ध है कि नहीं? हाँ ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। जी 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 जी, तो एक सेकंड, लेट मी ट्राई विद दिस। तो अबू जी, मेरा जी आवाज आ रही है, कंटिन्यू कीजिए। जी जी, स्पष्ट निवेदन है जम्मू कश्मीर के लोगों से। मेरे ख्याल इससे मेरा आवाज बेटर आएगा। सॉरी, मैंने आपको इंटरव्यू एक सेकंड के लिए। हाँ, अब मेरे ख्याल से मेरा वॉइस प्रॉपर है। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्लियर आ रही है आवाज, कंटिन्यू कीजिए। हाँ जी जी, सॉरी, मैंने आपके 10-20 सेकंड लिए। तो मैं साफ और स्पष्ट इसमें कहना चाहता हूं कि इशू जस्ट फॉर द सेक ऑफ इशू, ये स्टेटहुड पे लेके कांग्रेस ने पहले जम्मू कश्मीर पे, फिर जंतर मंतर पे और नया तमाशा खड़ा करने की कोशिश की है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी स्टेटहुड की मांग तो की है, लेकिन कांग्रेस के इस एग्रेसिव स्टैंड को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आउट नहीं किया, कहीं ना कहीं कन्नी एक मारी है। और तो और कांग्रेस के जितने भी इंडिया अलायंस के जो अलायंस के बाकी भी घटक दल है, उन्होंने भी इस कांग्रेस के कैंपेन को डायरेक्टली सब्सक्राइब नहीं किया। टोटली कभी एक इशू, कभी दूसरा इशू, कभी तीसरा इशू के ऊपर कांग्रेस ने पार्लियामेंट को स्टॉल करने की कोशिश की है। मैं पूछना चाहूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके एजेंडालेस, विजनलेस, डायरेक्शनलेस लीडरशिप से कि आप कृपा करके डिफाइन करें, प्लीज डिफाइन, प्लीज,
कि आप किस विषय पे देश की पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। किसानों के विषय, एससी के विषय, एसटी के विषय, गरीबों के विषय, पुअर के विषय, बीपीएल का विषय, आप लेट एवरीबॉडी प्लीज एक्सप्लेन। अगर बिहार की समरी रिवीजन की बात करते हैं, हमने बात साफ और स्पष्ट कही है कि सिर्फ भारतीय नागरिक को ही भारत में वोट डालने का अधिकार है। वेरी स्वीट एंड वेरी सिंपल। अगर इलेक्शन कमीशन क्रॉस चेकिंग करके इसमें एक अपना समरी रिवीजन करता है तो आपको परेशानी क्यों है? आप एक नॉन इशू पे पार्लियामेंट को 3 दिन से स्टॉल कर रहे हैं। एक नॉन इशू पे आपने एक देशव्यापी आंदोलन बना के खड़ा कर दिया और सबसे पहले आपने सर्जिकल स्ट्राइक को क्वेश्चन किया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आपने जो हमारा जो एयर स्ट्राइक लेकिन था आपने पठानिया जी जो बात यहां पर एडवोकेट आदित्य गुप्ता जी ने कही, उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर दरअसल इस मुद्दे को इस वजह से उठा रही है ताकि बीजेपी का काम आसान हो जाए। अब जब कांग्रेस इस मुद्दे को, नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस मुद्दे को उठा रही है, स्टेटहुड का मुद्दा, तो 370 की जो मांग थी जिस पर उमर अब्दुल्ला का भी कभी बयान आता था, महबूबा मुफ्ती का तो ये बहुत अहम एक तरह से एजेंडा रहा है, ये एक इशू रहा है, चुनाव में भी इशू था 370, तो 370 को कहीं ना कहीं दबाना चाह रहे हैं स्टेटहुड के मुद्दे को उठाकर। देखें, आपने ठीक कहा। एवरी लोग जानते हैं, दुनिया में भी और मानते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी इसे भली भांति जानती है कि आर्टिकल 370 इज नाउ ए डेड लेटर, इट इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। आर्टिकल 370 अब वापस आने वाला नहीं है। इस धारा 370 की वापसी की बात करना मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने के बराबर है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ये कम से कम जम्मू कश्मीर के लोगों को ये सपने दिखाने का काम बंद करें और दे शुड कॉल स्पेड स्पेड, डायरेक्टली अपने बात पे आए, अपने विषय पे आए। और ये जो मिसलीडिंग की राजनीति, गार्डन पाथ, सब्ज बाग दिखाने, सिर्फ दिखाना, सिर्फ प्रॉमिस करना, लेकिन होना कुछ नहीं, मिलना कुछ नहीं उससे, ये जम्मू कश्मीर ने बहुत झेला है। जम्मू कश्मीर ने बहुत सफर किया पिछले कुछ दशकों में इस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को। हम इस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स के उठ के बाहर निकले और आखिरकार एक नए जम्मू कश्मीर की एक कल्पना, एक उसका इमेजिनेशन, एक आदित्य गुप्ता जी, देखिए अब आरएस पठानिया जी कह रहे हैं अब 370 पर बात करना तो एक तरह से फजूल है। 370 तो वो कहते हैं कि अब वो तो तारीख का हिस्सा हो गया है। देखिए, अब ऐसा है कि आप बीजेपी तो ऑब्वियसली बीजेपी का एजेंडा है और बीजेपी उस एजेंडा के बेस पे ही बैठ के बीजेपी ने अपना आर्टिकल 370 को हटाया था। दैट्स देयर ओन कॉल एंड देयर ओन एजेंडा। लेकिन फैक्ट ये भी है कि बीजेपी का एजेंडा 1950 से चल रहा था एंड दे टू गुड, उनका अपना स्वीट टाइम लगा था उनको इस चीज को अचीव करने में, एंड इट्स अ कंटिन्यूअस फाइट। हम अपनी बात आगे रखना चाहते हैं। इट्स नॉट अ एंड ऑफ द स्टोरी। हमारी स्पेशल राइट्स हैं, आर्टिकल 370 हमें देना ही थी। आपको बीजेपी के जम्मू की लीडरशिप को ये भी बात एक्सप्लेन करनी चाहिए जब ये बोलते हैं कि आर्टिकल 370 उसके तहत आए हुए हक अगर इस तरीके नजारे हैं, नाकाजे हैं उनके लिए, वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो महाराजा बहादुर नहीं तो दिए थे ये, तो महाराजा हरि सिंह की किस लिए वो इतनी तारीफ करते हैं? अगर महाराजा हरि सिंह के दिए हुए ही स्टेट सब्जेक्ट कानून को वो इस तरीके से बेखौफ होकर कहते हैं कि वो गलत थे। तो लेकिन ये कहने की बात कि ये एंड ऑफ द डिबेट है, आई डोंट एग्री विद इट। इट्स अ पॉलिटिकल जर्नी एंड इट्स अ पॉलिटिकल एंड डेमोक्रेसी इन एनी केस एक बैटल ऑफ आइडियाज है, और हमारा आइडिया जो है, हम अपने आइडिया को अपनी जगह पे हम कन्फेस करते रहेंगे और लोगों तक लेके जाते रहेंगे, और आप अपनी जगह लेते हैं। रेस्ट द टाइम विल टेल। चलिए, मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान सुहेल बुखारी जी, जो कि कांग्रेस मीडिया पैनलिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। सुहेल बुखारी जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 जेकेएलएच में। मेरी आवाज सुहेल बुखारी जी आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, बहुत शुक्रिया। सुहेल बुखारी जी, स्टेटहुड के मुद्दे को कांग्रेस जम्मू कश्मीर से निकालकर दिल्ली तक ले गई, पार्लियामेंट के बाहर आप लोगों ने प्रोटेस्ट और एहतजाज किया, लेकिन इसे शक की नजर से देखा जा रहा है। कोई सियासी पार्टी जम्मू कश्मीर की कह रही कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को एक तरह से हथिया लिया है, कोई ये कह रही कि माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये इशू उठाया जा रहा है। किस तरह से देखा जाए इस पर जो सियासत हो रही है, अब जो सियासी बयानबाजी जो हो रही है, उसे किस तरह देखा जाए? देखिए, कोई भी सियासी पार्टी हो, उसका काम क्या होता है कि जो उनके लोग हों, जिनको वो रिप्रेजेंट करने का दावा कर रहे हों, उनके एहसासात और जज्बात को वो उभारे, वो जो चाहते हैं, उनके जो हुकूक हैं, उनको वो दिलाने के लिए मशक्कत करे और स्ट्रगल करे। प्रिसाइसली वही
चीज है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और ये आज की बात नहीं है। तो बीजेपी कह रही है तो कोई इशू ही नहीं है, पहली बार बीजेपी तो इसे इशू ही नहीं मान रही है। बीजेपी कह रही कि जब प्रधानमंत्री ने वादा किया है कि सही समय पर स्टेटहुड दिया जाएगा, फिर ये नाटक क्यों कांग्रेस कर रही है? देखिए, जहां तक बीजेपी का सवाल है, उनका यह कहना कि ये इशू नहीं है, समझ में आता है, क्योंकि ये इशू डेमोक्रेसी का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, और ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिनका बीजेपी का जिनसे कोई सरोकार नहीं है। वो तो उनके डीएनए में ही है, आरएसएस के डीएनए में ही है कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं चलेगा, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं चलेगी, यहाँ आरएसएस का मुखपत्र चलेगा, यहाँ मनुस्मृति चलेगी, यहाँ गोडसे का हिंदुस्तान बनेगा। तो वो ऐसा कहें कि ये इशू नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन तथ्य ये हैं, लेकिन जम्मू सुहेल बुखारी जी, आप आपके साथ अपने इंडिया ब्लॉक के जो इत्तेहादी वो भी तो नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके साथ इस सपोर्ट नहीं कर रही है, पीडीपी आपके साथ नहीं खड़ी है, तो आप बीजेपी को चलिए ठीक है उसे अलग छोड़ सकते हैं, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस भी तो आपके साथ इस मुद्दे पर नहीं आई, पीडीपी भी आपके साथ नहीं आई, आप अकेले तनहा हैं। या इस मुद्दे के साथ कांग्रेस जम्मू कश्मीर में अपनी खोई हुई जमीन तलाश कर रही है? सच्चाई क्या यही है? देखिए, आपने एक स्टेटमेंट दिया है, और मैं उम्मीद करूंगा कि एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट होने के नाते आपके पास इसका कोई सोर्स होगा। आप बोल रहे हैं कि बाकी पार्टियां हमारे साथ इस मुद्दे पे नहीं है, ये किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं? उमर अब्दुल्ला का बयान है, दे रहे हैं, ये तो उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मुझे कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया। क्या बोला? उमर अब्दुल्ला ने कहा, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे इस बारे में तो पेपर से पता चला कि कांग्रेस इस तरह का प्रोटेस्ट करने जा रही है, एहतजाज करने जा रही है, मुझे तो कॉन्फिडेंस में लिया नहीं गया। ये बयान भी हम आपको सुना सकते हैं उमर अब्दुल्ला का, अगर आप सुनना चाहें तो मैं ये बयान सुना सकता हूं। नहीं, बात सुनिए, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक की बाजाबी के लिए, प्रोटेस्ट हो रहा है रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए। इस मुद्दे पे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यही बोलती है, पीडीपी भी यही बोलती है। ये जो आप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप अकेले ये कर रहे हैं, बाकी इंडिया ब्लॉक के लोग आपके साथ नहीं है, ये तो सीधे सीधे आप बीजेपी की बैटिंग कर रहे हैं। 2 दिन पहले पार्लियामेंट शुरू होने से पहले इंडिया ब्लॉक की दिल्ली में मीटिंग हुई, उसमें जो मुद्दे बताए गए कि जिनको लेके हम इस पार्लियामेंट के इशू में इस बार बात करेंगे, उसमें जम्मू कश्मीर का जल्द अज जल्द अपना हक वापस करने की भी बात हो रही है। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, बेस्ड ऑन जो कुछ मैंने सुना है, जहां तक स्टेटहुड का मामला है, जहां तक जम्मू कश्मीर के अवाम के हुकूक की बात है, एवरीबडी इज ऑन द सेम पेज। ये सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के जो माउथ पीसेस हैं, वो ये गलतफहमी और झूठ फैला रहे हैं कि इस मामले को लेकर अलग हैं। हम सब जो भी जम्मू कश्मीर के आवाम के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी करने का क्लेम करेगा,